हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक के अंतर्गत इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे गीत शीर्षक से पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर होगा साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। उपर्युक्त पंक्तियों को हम आसपास किसी कार्यालय या कंपनी में देख सकते हैं। अर्थात स्टूडेंट, किसी कार्यालय और कंपनी में जब कोई काम हो रहा हो, बिल्डिंग वगैरह बन रही हो या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा हो, तो वहां पे उपयुक्त पंक्तियों के भावार्थ देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 2। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। इसका उत्तर होगा साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। प्रश्न नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है और कार्यों को पूरा करने का साधन हाथ ही है, इसलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। से आगे शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। इसका उत्तर होगा हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? इसका उत्तर होगा हमारी कक्षा, मोहल्ले और गांव के उन लोगों के बीच हम इस वाक्य की सच्चाई को महसूस कर पाते हैं जो एक दूसरे का साथ देने को हमेशा तत्पर यानी तैयार रहते हैं। वे स्वयं परेशानी झेलकर हमारा साथ देते हैं। मेरे दुख में वे दुखी होते हैं और मेरे खुशी में वे खुश होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इसका उत्तर होगा हम इस गीत को बाल सभा, कक्षा, राष्ट्रीय पर्वों तथा जब सामूहिक कार्य कर रहे हो तो गुनगुना सकते हैं। यह गीत सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इसमें क, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? ख, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का इसमें उत्तर क है, हम घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ख का उत्तर है, पापा का काम पैसे कमाना व बाहर से चीजें लाना, बिल भरना आदि है। माँ का काम घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि है। अब ग वाले प्रश्न का उत्तर है, हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। इसका उत्तर होगा नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कहावतों की दुनिया शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसमें क प्रश्न है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? ख प्रश्न है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। इसका उत्तर होगा
यहाँ पे प्रश्न क का उत्तर है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अब प्रश्न ख का यहाँ पे उत्तर है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होगा अकेला व्यक्ति मुश्किल काम नहीं कर सकता। अब इसका वाक्य प्रयोग है, देश से गरीबी हटाना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक और एक 11 होते हैं। इसका अर्थ है एकता में शक्ति होती है। इसका वाक्य प्रयोग है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सच है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। क, हाथ को हाथ न सूंझना। ख, हाथ साफ करना। ग, हाथ पैर फूलना। घ, हाथों हाथ लेना। अंगा, हाथ लगना। अब इन मुहावरों को हमको अर्थ समझ के वाक्य बनाने हैं। इसका उत्तर है, हाथ को हाथ ना सूंझना। इस मुहावरे का अर्थ है कभी भी ना दिखाई देना। इसका वाक्य है, घर में तो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूंझ रहा था। अब दूसरा मुहावरा है, हाथ साफ करना, जिसका अर्थ होता है गायब कर देना। अब इसका वाक्य बनेगा, चोर ने तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया। अब तीसरा मुहावरा है, हाथ पैर फूलना, जिसका अर्थ है घबरा जाना। इसका वाक्य बनेगा, पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए। अब नेक्स्ट मुहावरा है, हाथों हाथ लेना, जिसका अर्थ होता है सम्मान लेना। अब यहाँ पे इसका वाक्य बनेगा, नई पुस्तक के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। अब नेक्स्ट मुहावरा है, हाथ लगना, जिसका अर्थ होगा अचानक मिल जाना। इसका वाक्य बनेगा, सफलता परिश्रमी लोगों को ही हाथ लगती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की बात शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। शब्द है, हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। इसका उत्तर होगा हाथ कड़ी घड़ी। हाथ घड़ी, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ या हस्त से किया जाता है। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। अब नेक्स्ट है हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखे चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। इसका उत्तर होगा, पर्वत यानी पहाड़ और पर्वत, शीश यानी शीश, सिर, माथा, रास्ता यानी रास्ता, इंसा यानी इंसान या फिर मनुष्य। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग कर्ता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित है। तो यहाँ पे पहला वाक्य है, मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। दूसरा है, बब्बन अपना काम खुद करता है। तीसरा है, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द है अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। इसका उत्तर होगा, अपने को शब्द से हमने वाक्य बनाया, हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। अब अपने से शब्द से वाक्य है, अपने से बड़े व्यक्तियों की बात मानना चाहिए। अब तीसरा है अपना, इससे वाक्य बनेगा आप इसे अपना ही समझिए। अपने पर, इसका वाक्य बना मुझे अपने पर भरोसा है। अब नेक्स्ट है अपने लिए, इससे वाक्य बना हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। अब नेक्स्ट शब्द है आपस में, इससे वाक्य बना आपस में झगड़े मत करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है,
कुछ करने को शीर्षक के अंतर्गत बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। इसका उत्तर होगा क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। अब दूसरा, मना करते हाथ, किसी बात को मना करने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। तीसरा, बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। चौथा, आरोप लगाते हाथ, किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ की उंगली का इशारा। अब नेक्स्ट है जोश दिखाते हाथ, तो किसी को जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। छठा है समझाते हाथ, तो हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। अब नेक्स्ट है चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। यहाँ परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। तो स्टूडेंट, आज हमने कक्षा 6 का पाठ नंबर 7 इससे संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।